नक्श ने बात पते की थी और हिमानी भी नक्श के विचारों के साथ पूरी तरह से सहमत थी। हिमानी ने आलोक से कहा, क्योंकि मिस्टर नक्श कह रहे हैं इसलिए तुम इस स्टोर में काम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा प्रमोशन रोक रही हूं। तुम पहले वाली पोजीशन पर ही काम करोगे। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो। नहीं नहीं मैडम, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं। थैंक यू मिस्टर नक्श। थैंक यू हिमानी मैडम। भारी दिल के साथ आलोक ने अपने इमोशंस बाहर निकाले और नक्श और हिमानी के सामने झुकते हुए उन्हें थैंक्स कहा। अपने पति को झुकता देख प्राची भी नक्श और हिमानी के सामने झुक गई थी और यह देखकर नक्श का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। इतने सालों की बदसलूकी के बाद आखिर आज नक्श को इन जैसों को सबक सिखाने का मौका मिल ही गया। नक्श ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा, बस बस ठीक है। हिमानी ने बात को पलटते हुए नक्श से कहा, मिस्टर नक्श चलिए चलते हैं। हाँ चलो। ये बोलते हुए तीनों एक साथ वहां से निकल गए और इन तीनों में से किसी ने भी पीछे मुड़कर आलोक या प्राची को नहीं देखा। जब आलोक ने देखा कि वो तीनों स्टोर से बाहर निकल गए हैं तो तुरंत ही आलोक प्राची की तरफ मुड़ा और अपनी गुस्सैल नजरों के साथ उसे देखते हुए बोला, बेवकूफ औरत, आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाती। किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देती हो। थोड़ा सोचा तो करो कि सामने कौन है। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा, तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। और क्या पूरे दिन शॉपिंग करती रहती हो? अब मैं डिमोट हो गया हूं, किसी पर भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जाओ और अपने बाप को बोलो, अब वो ही तुम्हें शॉपिंग कराएंगे। ये बोलने के बाद आलोक मुड़ा और वहां से चलता बना। उसने भी पीछे मुड़कर अपनी बीवी प्राची को नहीं देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी ह्यूमिलिएशन के मारे। प्राची अब अकेली वहां खड़ी थी। दूसरी तरफ कार्तिक और हिमानी नक्श को सूरत शहर के सबसे बेस्ट फाइन डाइन रेस्टोरेंट बोहो लेकर गए। हिमानी ने पहले से ही एक प्राइवेट रूम बुक करवा दिया था। नक्श, हिमानी और कार्तिक जैसे ही उस कमरे में गए वैसे ही दरवाजे पर खटपट की आवाज हुई। अभी नक्श सोफे पर बैठा ही था कि उसका ध्यान भी दरवाजे पर गया। तुरंत ही कार्तिक ने नक्श से कहा, नक्श मुझे लगता है कि तुझे दरवाजा खोलना चाहिए। नक्श उठा और उसने दरवाजा खोला। अरे आकाश, ओह गॉड, अरे रवीश भी है। ये बोलते हुए नक्श एकाएक शॉक्ड रह गया था। साथ ही साथ उसके दिल में एक्साइटमेंट के गिटार बजने लगे थे। मिस्टर नक्श, क्या हाल है आपके? आपको देखे अरसा हो गया। ये बोलते हुए आकाश और रवीश ने नक्श को गले से लगा लिया था। आकाश और रवीश दोनों ही इंडियन आर्मी के जवान रह चुके थे। दोनों के परिवार में कोई ना कोई दिक्कत थी, इसलिए दोनों ने आर्मी से जल्दी रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद से नक्श के बॉडीगार्ड्स बनकर काम किया। ये वही बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने कार्तिक की भी जान बचाई थी। नक्श के साथ काम करते हुए आकाश को पता चला कि उसकी मां को कैंसर हो गया है। आकाश ने नक्श से पैसा नहीं मांगा, लेकिन नक्श ने उसकी मां का इलाज सबसे अच्छे हॉस्पिटल में करवाया और 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा किया। वो अलग बात है कि भगवान जिसे अपने पास बुलाना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल आकाश की मां की मौत हो गई। जब नक्श को पता चला कि आकाश और रवीश दोनों अकेले काम करना चाहते हैं तो उस समय भी नक्श ने उन दोनों को फंडिंग दी थी। आज इस कमरे में नक्श को छोड़कर जितने भी लोग मौजूद थे उन सब की नक्श ने कभी न कभी मदद की थी और उन सभी के दिल में नक्श के प्रति बहुत रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड था। जब भानुशाली ग्रुप ने नक्श और उसके पिता को कंपनी से बेदखल कर दिया तब से नक्श गायब हो गया था और तभी से ये लोग नक्श को ढूंढ रहे थे। ये भी एक वजह थी कि इन चारों की एक दूसरे से मुलाकात हुई और आज ये चारों भी काफी करीबी दोस्त हैं। मिस्टर नक्श, पिछले कई सालों से हम आपको गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे थे। अगर हम पास्ट में केयरफुल रहते तो शायद हमें पता रहता कि सूरत शहर से आपके अच्छे ताल्लुक हैं और हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाते। खैर, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली आपके दर्शन हो गए, दिल खुश हो गया। आकाश नक्श के पास आकर बैठ गया था और नक्श को ही देख रहा था। उसे नक्श पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर लग रहा था। यह देखकर वो काफी इमोशनल हो गया। नक्श ने हंसते हुए कहा, अगर हम एक दूसरे से मिल गए हैं तो इसका मतलब लेट नहीं हुआ है आकाश। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोहो तुम्हारा रेस्टोरेंट होगा। क्या बात है, तुम सभी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ गए। मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम लोगों के काम आ सका। जब आकाश ने नक्श के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही ब्लश आ गया था। मुस्कुराते हुए वो अपना सर खुजाने लगा था। जब नक्श ने आकाश के एक्सप्रेशंस नोटिस किए तो नक्श के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और अपना सर हिलाते हुए बोला, तुम अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। वैसे तो एक टफ मैन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक चीज है,
जब भी तुम एक्साइटेड हो जाते हो तुम्हारे चेहरे पर ब्लश आ जाता है। नक्श की बात सुनने के बाद सभी जोर जोर से हंसने लगे थे। अभी रवीश क्या करता है? क्या तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो? नक्श की नजर लंबे चौड़े और हैंडसम रवीश पर गई, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था। रवीश भी एकदम मस्त है। उसकी खुद की सिक्योरिटी कंपनी है, एक से एक हट्टे कट्टे लोगों को भर रखा है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इसकी कंपनी में फीमेल बॉडीगार्ड्स भी हैं। मिस्टर नक्श, आप रवीश से कहकर अपने लिए 2-3 सुंदर फीमेल बॉडीगार्ड्स क्यों नहीं असाइन कर लेते? जब वो आपके साथ रहेंगी तो आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये बोलते हुए हिमानी ने अपना हाथ मुंह पर रखा और जोर जोर से हंसने लगी थी। हिमानी की बात सुनकर रवीश भी हंसने लगा था। रवीश काफी रिजर्व नेचर का था, इसलिए उसके मुंह से शब्द कम ही निकलते थे। लेकिन आज उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उसकी खुद की बॉडीगार्ड कंपनी है, क्योंकि वो तो खुद एक कॉलेज का स्टूडेंट लग रहा था। नक्श ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अगर मैंने 2 से 3 फीमेल बॉडीगार्ड्स हायर कर ली तो सब मुझसे जलने लगेंगे, और मैं किसी को जलते हुए नहीं देख सकता। थोड़ी देर इसी तरह हंसने और बात करने के बाद अचानक से हिमानी सोफे से उठी और बाहर चली गई। कुछ ही मिनटों में हिमानी अपने हाथ में एक स्पेशल बॉक्स लेकर आई और बोली, मिस्टर नक्श, ये गिफ्ट हमने कुछ साल पहले आपके लिए खरीदा था। हमने तो इसे आप तक पहुंचाने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, लेकिन आज देखिए हमारी किस्मत में आपसे मिलना लिखा था। ये लीजिए, पहले देखिए कि आपको पसंद आया या नहीं। हिमानी के हाथ से उस स्पेशल बॉक्स को लेने के बाद नक्श ने उन चारों को देखा और उसके बाद धीरे से उस बॉक्स को खोला। अरे, ये तो मुगल्स के जमाने की घड़ी है। वाह, क्या खूब। नक्श बहुत एक्साइटेड नजर आ रहा था। उसने ऐसी घड़ी सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही देखी थी, या फिर किसी म्यूजियम में। आज वो घड़ी उसके हाथों में थी और नक्श उस बॉक्स को एकदम टाइट पकड़े हुए था, जैसे मानो कोई उसका गिफ्ट छीन लेगा। वो घड़ी सोने की थी और रोशनी में कुछ इस तरह चमक रही थी कि नक्श तो अपनी आंख भी नहीं हटा पा रहा था। कार्तिक और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। अगर नक्श को यह गिफ्ट वाकई में बहुत पसंद आया है तो उनके एफर्ट्स पूरी तरह से काम कर गए थे और यह देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। इसके लिए मैं आकाश और रवीश को थैंक्स कहूंगी, क्योंकि उन्हें पता था कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं और कार्तिक तो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आपको क्या दें। सोफे पे आराम से बैठकर हिमानी ने कहा। कुछ देर ऐसे ही उस घड़ी को टकटकी लगाकर देखने के बाद नक्श ने ध्यान से उस बॉक्स को बंद किया और सभी को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम सभी को बहुत परेशानी हुई। आई एम सॉरी कि मैं ऐसे बिना बताए तुम सबकी जिंदगी से गायब हो गया, पर यह मेरा वादा है कि अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। इतने कम पलों में ही तुमने मुझे इतनी खुशी दे दी है कि क्या बताऊं। हम सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। अब अच्छे दोस्त हैं इसलिए थैंक्स नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि चलो टोस्ट करते हैं हमारी दोस्ती के नाम। टोस्ट का नाम सुनते ही आकाश को याद आया कि वो ड्रिंक्स तो लाया ही नहीं है। तुरंत ही आकाश ने वेटर से वोडका लाने को कहा और बोतल आते ही सभी नशे में चूर होने के लिए तैयार थे। नक्श आज बहुत खुश था, इसलिए दबा के वोडका पी रहा था। उस रात सभी ने गदर मचाया, शराब, खाना और डांस। उसके बाद क्या, सभी इतने नशे में थे कि किसी की भी घर जाने की हिम्मत नहीं थी। सब के सब आकाश के रेस्टोरेंट में ही सो गए। आकाश ने सभी के लिए अच्छा इंतजाम कर दिया था। यह पहली बार था जब नक्श शादी के इतने सालों के बाद घर नहीं लौटा था। अगले दिन जब नक्श की आंख खुली तब भी नक्श घर नहीं गया, बल्कि तैयार होकर सीधा भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ निकला। अपने कैबिन में सोफे पर बैठकर नक्श आराम फरमा रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे अनिका को मैसेज करना चाहिए कि तभी अचानक से नक्श का फोन बजने लगा। जब नक्श ने देखा कि कॉल उसकी सास यानी चित्रा का है तो तुरंत ही नक्श ने अपना गला साफ किया और कॉल उठाते हुए बोला, हेलो जी मम्मी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। नक्श, ये मैं क्या सुन रही हूं अनिका से कि तुम कल पूरी रात घर नहीं आए। कल रात तुम कहां थे? कैसे हो तुम? चित्रा का टोन बहुत जेंटल था। चित्रा का ऐसा मिजाज देखकर नक्श चौंक गया था। हालांकि मन ही मन उसे बहुत अच्छे से पता था कि चित्रा इतने प्यार से उससे बात क्यों कर रही है। यह सब कल का नतीजा है। कल नक्श ने अनिका और चित्रा को बैंक्वेट हॉल में जावेरी खानदान के सामने एम्बैरेस होने से जो बचाया, इसी वजह से। मैं ठीक हूं मम्मी जी। वो कल मैं मेरे पुराने दोस्त के साथ उसके घर चला गया था,
बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब घड़ी में 2 बज गए। ज्यादा लेट हो गया था इसलिए उसके घर पर ही सो गया। जैसे ही नक्श ने यह कहा वैसे ही चित्रा की आवाज आई, पुराना दोस्त, बहुत समय के बाद मिले होंगे इसलिए बातों बातों में समय का पता नहीं चला। बहुत नॉर्मल है। ओ अच्छा हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पेरेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है। ये 2 दिन मैं पूरी तरह से फ्री हूं, तो कल कैसा रहेगा? जब नक्श ने इस मैटर के बारे में फिर से सुना तो उसके मूड की बैंड बज गई। वो इस बात पर अचंभा था कि यह जानने के बावजूद कि नक्श अब अनिका की फाइनेंशियली मदद कर सकता है और जावेरी खानदान में चित्रा का स्टेटस बढ़ा सकता है, फिर भी वो ऐसी बात करके सुबह सुबह उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। शायद चित्रा से किसी भी तरह की बदलाव की उम्मीद करना ही बेवकूफी थी। नक्श अपने पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। अगर नक्श के पेरेंट्स को पता चला कि अनिका उसे हाथ तक नहीं लगाने देती है और इस वजह से वो आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का प्लान कर रहे हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा? दूसरी तरफ चित्रा को लगता है कि बार बार अगर प्रोसेस फेल हो रहा है तो उसके पीछे जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है और इसलिए वो चाहती है कि नक्श के पेरेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन हो। लेकिन जब नक्श के पेरेंट्स को ये सब पता चलेगा तो वो कितना इंसल्टेड फील करेंगे। इस बारे में सोचते हुए नक्श के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही नक्श ने कहा, यह कैसा रहेगा? मैं मेरे पेरेंट्स को कल बुला लेता हूं और फिर आप और अनिका भी हॉस्पिटल आ जाओ। हम सभी एक बार फिर से फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लेते हैं। प्रॉब्लम कहां है पता चल जाएगी। अनिका और मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों दोबारा फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएं? नक्श ने जो कहा उसे सुनकर चित्रा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो उसकी बात से खुश नहीं थी और ऑब्जेक्ट करना चाहती थी, लेकिन नक्श ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है तो फिर तय रहा, हम सब साथ में एग्जामिनेशन करवा रहे हैं मम्मी जी। मुझे अभी थोड़ा काम है, चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ये बोलते हुए नक्श ने कॉल कट कर दिया था। कॉल रखने के बाद नक्श थोड़ा आराम करने की सोच रहा था कि तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और नक्श की सेक्रेटरी नंदिता उसके कैबिन में आई। क्या नक्श कल अपने पेरेंट्स को बुलाएगा? अगर हां तो उसके बाद क्या होगा? नक्श अपने पेरेंट्स को क्या एक्सप्लेन करेगा? अगर नहीं तो फिर चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या चित्रा अपने टेस्ट के लिए मानेगी? आखिर प्रॉब्लम किसमें है? क्या इससे कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।